प्रस्तुत है दमन चक्र उपन्यास का भाग 2। बाप, हमें भी अभी मालूम हुआ कि होटल सी व्यू बखिया या कंपनी की मलकियत नहीं था। बंद होटल के बाहर उसके बंद आयरन गेट पर लगा दी गई तख्ती से अब मालूम पड़ा कि होटल सी व्यू तो असल में ओरिएंटल होटल्स एंड रिजॉर्ट्स नाम की एक कंपनी की मिल्कियत है। उस कंपनी के बाबत कोई जानकारी हासिल की? सिर्फ ये कि तारदेव में उस कंपनी का दफ्तर है और उसके मौजूदा मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम महेश दांडेकर है। और जानकारी कहाँ से हासिल हो सकती है? लोहिया की बाबत क्या ख्याल है? लोहिया? शेष नारायण, जो कि बड़ा कारखानेदार है, जो कि इब्राहिम कालिया की ज़िंदगी में उसका दोस्त था, जो कि कालिया की वजह से अब तेरा भी दोस्त है। लोहिया उस कंपनी की बाबत कुछ जानता हो सकता है? हो सकता है। आखिर वो बड़ा कारखानेदार है और रसूख वाला आदमी है। ऊपर से अपनी ज़िंदगी में गजरे उसका पड़ोसी था। लोहिया बहुत कुछ जानता हो सकता है। नहीं जानता होगा तो इस बाबत कुछ जाना जा सकता है। उसके लिए या जानना उसके लिए कोई मामूली काम होगा, कोई बड़ी बात नहीं ये। फिलहाल वैसा और कोई शख्स हमारी निगाह में है भी तो नहीं। तुम ठीक कह रहे हो। नेपियन हिल चलो। तत्काल टैक्सी आगे बढ़ी। डोंगरे कैसे मारा गया? विमल ने पूछा। वो साफ साफ गैंग किलिंग है, जिनका होटल वालों से कोई रिश्ता नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि होटल पर उन लोगों का कानूनी अधिकार बनता मालूम होता है। कंपनी क्यों कर उस होटल पर काबिज थी और उसे अपना हेडक्वार्टर बनाए हुई थी, ये तफ्तीश का मुद्दा है। कंपनी उजड़ते ही उनका होटल का दावेदार बन जाना इस बात का सबूत है कि वो ही लोग होटल के मालिकान हैं। कंपनी उजड़ते ही तो वो दावेदार नहीं बन गए थे। वजह तेरे को मालूम बाप। उन लोगों ने समझा होगा जैसे बखिया गया वो इकबाल सिंह आ गया, इकबाल सिंह गया तो गजरे आ गया, वैसे गजरे गया तो सोहल आ गया और कंपनी और उसके निज़ाम पर काबू होने। मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं थी। मैंने पहले दिन ही कहा था, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। गजरे के मरते ही मैंने कहा था, रावण मार कर रावण बनने का तमन्ना ही मैं नहीं था। इसलिए कंपनी के वजूद को हमेशा के लिए ख़त्म समझा जाए। बाप, लगता है तेरे से ऐलान ने उन लोगों ने कैश किया है। एकाएक दिल्ली रवाना हो जाने पर तेरे वहाँ से पीठ फेरते ही उन्होंने होटल पर अपना कब्जा कर लिया। श्याम डोंगरे अगर जिंदा होता तो वो क्या कर लेता? वो लोग उसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर करते। ज़्यादा ची चपड़ करता तो गिरफ्तार करा देते। पहले कौन सा काम हुआ था? होटल पर कब्जा पहले हुआ था या डोंगरे का कत्ल? कहना मुहाल है, क्योंकि डोंगरे की लाश उसके कत्ल से काफ़ी अरसे बाद समुद्र से निकाली गई थी। पता नहीं कब मरा था और लाश कब बरामद हुई थी। कोई खुसर पुसर तो रही होगी ना अंडरवर्ल्ड में कि डोंगरे का कत्ल कैसे हुआ। है तो सही खुसर पुसर। क्या बेटा, तू बता। लोग बाग बोलता है कि डोंगरे का कत्ल भाई ने करवाया। बिट्टा बोला, क्योंकि वो तुम्हारे साथ मिलकर कंपनी से गद्दारी किया। गद्दार को गद्दारी का सजा मिला, देर से मिला पर मिला। भाई क्या बखिया बनने की फिराक में है? क्या भाई वो शख्स है जो कंपनी के मुर्दे में जान फूंकने की कोशिश कर रहा है? ऐसा तो कोई नहीं बोला बाप। भाई कंपनी का बड़ा बाप नहीं बन सकता, इरफान बोला, क्योंकि कंपनी का निज़ाम दुबई में बैठे के नहीं चलाया जा सकता। पर वो किसी को शय दे सकता है, किसी की पीठ पर हाथ रख सकता है कंपनी की खाली गद्दी पर काबिज होने के लिए। ऐसे किसी शख्स को पहले सोहल से टक्कर लेनी होगी। मौजूदा हालात में क्या कोई ऐसी ज़रूरत करेगा? मेरे को उम्मीद नहीं। सी व्यू का हाथ से निकल जाना भी इस बात का सबूत है। आज की तारीख में कंपनी की गद्दी पर काबिज होने का हौसला कर सकने लायक कोई बड़ा बाप मुंबई शहर में होता तो महेश दांडेकर और उसके लोगों की होटल सी व्यू पर काबिज हो जाने की मजाल ना होती। पर क्या पर बाप, मुंबई में कंपनी की गद्दी पर काबिज होने के तमन्ना ही दादा लोगों का कोई तोड़ा नहीं। इस काम से एक ही दहशत उन्हें रोके हुए है और उस दहशत का नाम है सोहल। लेकिन बाप, खुदा ना करे अगर सोहल ना रहे तो? ओह, लिहाजा आज की तारीख में सारे अंडरवर्ल्ड का 1 पॉइंट प्रोग्राम मेरी लाश गिराना है। जवाब देने से पहले इरफान ने सशंक निगाह नीलम पर डाल ली और फिर दबे स्वर में बोला, ऐसे जान पड़ता है बाप। कैसे कामयाब हो जाएगा कोई? विमल बोला, हो सकता है बाप। अब तक दुश्मनों के खिलाफ जो जंग तूने लड़ी और जीती है ना, उनमें दुश्मन तेरे पहचाने हुए थे। तेरे को इम्कान होता था वार किधर से होने वाला था। अब शायद ऐसा ना हो पाए। बाप,
तेरे को मालूम कि छुप के वार करने वाले दुश्मन हमेशा ही ज़्यादा खतरनाक साबित होते हैं। ऐसे दुश्मनों की क्या शिनाख्त नहीं हो सकती? हो सकती है, कोशिश पहले से जारी है, लेकिन काम पेचीदा है, इसलिए 100% कामयाबी की कोई गारंटी नहीं। ये महेश दांडेकर कैसा आदमी है? वो एक बड़ी कंपनी का एमडी है, इस लिहाज से एक टॉप कॉरपोरेट बॉस होगा। वैसा तो नहीं है, इरफान धीरे से बोला। तो कैसा है? हल्का, मवालियों जैसा, भाई लोगों जैसा, बस कपड़े बढ़िया पहनता है और ठस्से रहता है। आम पोशाक में राह चलता मिले तो कोई टैक्सी ड्राइवर या भेलपुरी बेचने वाला लगे। ऐसा? हाँ। पैसा कहाँ से आ गया? मेरे ख्याल से तो वहीं से आया होगा जहाँ से कि बखिया उसके जोड़ीदारों के पास आया, इब्राहिम कालिया के पास से आया। 2 नंबर के धंधों से। लगता तो ऐसे ही है। कहीं वो ही तो शख्स नहीं जो कंपनी के मुर्दा जिस्म में जान फूंकने की कोशिश कर रहा है और गजरे की जगह लेने का ख्वाब देख रहा है? इरफान कुछ क्षण सोचता रहा। कहना मुहाल है बाप, पर इतना मैं फिर भी पक्की करता हूँ कि वो कोई खानदानी आदमी नहीं, वो हल्का आदमी है जो पता नहीं कैसे तरक्की किया, ऊंचा ओहदा कब्जाया। अगर सच में ही वो कोई ढका छुपा मवाली है तो शायद तो श्याम डोंगरे के कत्ल में उसी का हाथ हो सकता है। उसी का या भाई की शय पर उसका। बाप, उसकी बाबत एक बात और है काबिले गौर। हर जगह 2 हथियारबंद बॉडीगार्ड रहते हैं उसके साथ। एक कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव का बॉडीगार्ड से क्या लेना देना? उसे किससे खतरा हो सकता है? बाप, जो वो अपने आप को जाहिर करता है ना, उसे खतरा नहीं हो सकता, पर जो वो शायद असल में है उसे खतरा हो सकता है। असल में क्या? मवाली हो। तभी तो 2 बॉडीगार्ड हमेशा साई की तरह उसके साथ रहते हैं। उसके घर पर भी। मैं हमेशा बोला ना बाप। मालाबार हिल तो पहुंच गए, एकाएक विट्टा बोला। आगे किधर चलूं बाप? कोठी नंबर 14, विमल बोला। लोहिया से विमल की मुलाकात कोठी के उसी एसी ऑफिस नुमा कमरे में हुई जिसमें वो पहले भी उससे 2-4 बार मिल चुका था। लोहिया कोई 55 साल की उम्र के लिहाज से काफ़ी चुस्त आदमी था। शराब और शबाब का रसिया था, जिसका सबूत उसकी आंखों में स्थायी रूप से तैरते वासना के डोरे थे और उम्दा स्कॉच विस्की की बू थी जो इतर की तरह उसके व्यक्तित्व में रची बसी रहती थी। आज की तारीख में वो भी विमल का इरफान और विट्टा जैसा ही मुरीद था। विमल अकेला उसके ऑफिस में पहुंचा था, जहाँ की लोहिया उसके बगल गिर होकर मिला। दोनों आमने सामने बैठ गए तो वो बोला, अब जब मैं जानता हूँ कि तुम सोहल हो, तब तो मैं तुम्हें सोहल के नाम से ही पुकार सकता हूँ। नहीं, प्लीज़ आप मुझे कॉल के नाम से ही पुकारिए और उसी तौर पर याद रखिए। कोई ठंडा गरम? नहीं, बाद में, अभी नहीं। कैसे आए? कई समस्याएं हैं मेरे सामने, जिनमें से कुछ का हल मुझे लगता है आपके पास ही हो सकता है। मसलन? सुने ऐसी कोई समस्या? विमल ने उसके सामने ओरिएंटल होटल्स एंड रिजॉर्ट्स लिमिटेड की बाबत इरफान से जानी बातों का जिक्र किया। आप खुद बहुत बड़े उद्योगपति हैं। होटल्स भी आजकल एक बहुत बड़ा उद्योग है। कोई छोटी मोटी कंपनी तो सी व्यू जैसे 18 मंजिले आलीशान 5 स्टार डीलक्स होटल की मालिक तो हो नहीं सकता। इस लिहाज से कोई बड़ी बात नहीं कि आप ओरिएंटल होटल्स एंड रिजॉर्ट्स की बाबत पहले से ही काफ़ी कुछ जानते हो। तुम्हारा ख्याल ठीक है, लोहिया गंभीरता से बोला। जानता था मैं पहले से काफ़ी कुछ। खास बातें मैंने हाल ही में उत्सुकतावश तब जानी जबकि मुझे मालूम हुआ कि उस कंपनी ने होटल सी व्यू के तमाम कर्मचारियों को और गैर लोगों को जो कि वहाँ डेरा जमाए थे निकाल कर बाहर कर दिया और होटल को पूरी तरह से सील करके उस पर अपनी मिल्कियत का बोर्ड टांग दिया था। सच पूछो तो मुझे तो मालूम ही तब हुआ था कि वो होटल कभी भी बखिया की बपौती या कंपनी की मिल्कियत नहीं रहा था। फिर भी कंपनी उस पर काबिज थी। अपनी ज़िंदगी में बखिया उस पर काबिज था, फिर इकबाल सिंह उस पर काबिज था और अभी अभी कल तक गजरे उस पर काबिज था। क्या वो सब टोटल दादागिरी और धौसपट्टी का नतीजा था? टोटल तो नहीं। मुझे मालूम हुआ है कि कंपनी के पास शुरू से ही ओरिएंटल होटल्स एंड रिजॉर्ट्स लिमिटेड के लगभग 20% शेयर थे। शुरू से थे तो इसका मतलब है कि बखिया के नाम थे? नहीं, सुवेगा इंटरनेशनल के नाम से थे, जो इन दादा लोगों ने ओट के लिए कंपनी बनाई हुई थी। कफ परेड पर जिसका दफ्तर था और जेकब सर्कल पर जिनकी एक ब्रांच थी। वो दोनों दफ्तर तो बखिया से छिड़ी जंग में सोहल ने
लोहिया ने एक क्षण ठिठक कर तारीफी निगाहों से विमल की तरफ देखा। फूंक फांक दिए थे, लेकिन बाय नेम बाय टाइटल कंपनी यानी कि सुवेगा इंटरनेशनल फिर भी सलामत रही थी। सुवेगा के कागजात में बखिया का क्या दर्जा था? क्या वो उसका मालिक बताया जाता था? नहीं, मैनेजिंग पार्टनर। उसके साथ जो 2 और पार्टनर दर्ज होते थे वो थे जॉन रोड्रिगुएज और इकबाल सिंह। बखिया की सोहल के हाथों मौत के बाद जब इकबाल सिंह कंपनी पर काबिज हुआ था तो शेयर ट्रांसफ़र की प्रक्रिया के दौरान वो सुवेगा का मैनेजिंग पार्टनर बन गया था और व्यासशंकर गजरे और गोविंद दत्तानी उसके दूसरे पार्टनर बन गए थे। इकबाल सिंह के बाद कंपनी की गद्दी पर गजरे काबिज हुआ तो वो मैनेजिंग पार्टनर बन गया था और गोविंद दत्तानी मरहूम की जगह कावस बिलीमोरिया और खुद गजरे की जगह रशीद पावले पार्टनर बन गए। अब जबकि ये तीनों ही इस दुनिया में नहीं हैं तो सुवेगा का मालिक उसके ओरिएंटल होटल्स एंड रिजॉर्ट्स में 20% शेयरों का मालिक कौन हुआ? जो कोई भी दावा पेश कर दे। अभी तक किया नहीं किसी ने? पता नहीं, मालूम करना पड़ेगा। करेगा तो कौन करेगा? कंपनी के तमाम ओहदेदार तो मारे गए, प्यादे बिखर गए। एक श्याम डोंगरे जो कि कंपनी का सिपह सलार था बाकी बचा था, वो अब मारा गया। दावा पेश करने के लिए बाकी कौन बचा? खुद अपने बारे में क्या ख्याल है? मेरा दावा वो कैसे चलेगा? वैसे ही जैसे कभी बखिया का चला था, इकबाल सिंह का और चला था और अभी हाल में गजरे का चला था। ये तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कारोबार है भैया, और इस बात को तुमसे ज़्यादा कौन समझ सकता है? विमल खामोश रहा। तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम होटल पर अपना कब्जा चाहते हो। है तो ऐसा ही, विमल संजीदगी से बोला। लेकिन मैं कंपनी का निज़ाम कब्जा कर होटल पर कब्जा नहीं चाहता। मैं अपने हमदर्दों, अपने मेहरबानों, अपने मोहसिनों को कोई गलत सिग्नल नहीं देना चाहता। मैं अपने दुश्मनों को भी ये सिग्नल नहीं देना चाहता कि मैंने गजरे की जगह ले ली। ये गलत सिग्नल जाएगा। कंपनी ख़त्म है और मेरे जीते जी ख़त्म ही रहेगी, लेकिन कंपनी के साथ साथ होटल सी व्यू भी ख़त्म हो जाए, ये मैं नहीं चाहता। क्यों? लोहिया साहब, कंपनी के कई कारोबार में से एक कारोबार लोग शार्किंग भी था। आप उस कारोबार से जाती तौर से वाकिफ़ हैं, क्योंकि मेरी और कालिया की दरख्वास्त पर हमारे लिए आपने कंपनी से 35 करोड़ रुपए का कर्जा उठाया था। वो रुपया एक और बड़ी रकम के साथ आपके पास नेपाल से वापस लौटा था। लेकिन मैंने आपको तरह दी थी कि कंपनी से लिया गया कर्जा लौटाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी का सर्वनाश होने वाला था और फिर आपसे मूल रकम या उसका सूद क्लेम करने वाला कोई बाकी नहीं रहने वाला था। आपने देखा ना, ऐसे ही हुआ था। हाँ, एक करिश्मे की तरह तुमने किया ऐसा। लोहिया साहब, कंपनी के तो आप जैसे कई कर्जाई थे, लिहाजा कंपनी डूबी तो कंपनी के कर्जे की सबसे बड़ी रकमें भी डूब गईं। मैं वो रकमें नहीं डूबने देना चाहता। मैं वो सारी रकमें वसूल करना चाहता हूँ, ताकि बूंद बूंद से भरने वाले गरीबों की इमदाद के खड़े में और चंद बूंदों का इजाफा हो सके। इस काम को अंजाम देने के लिए होटल सी व्यू पर मेरा कब्जा बना रहना ज़रूरी है। यूँ लोग ये नहीं समझेंगे कि होटल की तरह तुम कंपनी की गद्दी पर भी काबिज हो। नहीं समझेंगे। समझेंगे भी तो जल्दी ही समझ जाएंगे कि जो उन्होंने समझा था वो गलत था। लेकिन तब तक मेरा काम बन चुका होगा। मैं उन लोगों से कर्जे की रकम वसूल कर चुका होऊंगा जो कि उन्होंने डकारने जाने पर आमादा है। बस यही इकलौती वजह है होटल सी व्यू में तुम्हारी दिलचस्पी की। एक वजह और भी है जो मैं इस वक्त आपको नहीं समझा सकता। ऐसी क्या वजह है? बोला ना, इस वक्त आपको नहीं समझा सकता। अरे भाई, कुछ तो बोलो, कोई तो हिंट दो। इस बात का तो ख्याल रखो कि पूछने वाला कौन है। ठीक है, सुनिए लोहिया साहब, मैं बहुत धक्के खा चुका हूँ। मैं अपनी कुत्ते जैसी टुर टुर करती ज़िंदगी से आजिज़ आ चुका हूँ। मैं जहाँ भी कोई पनाहगाह तलाश करता हूँ, हालात की आंधी मुझे वहाँ से उखाड़ फेंकती है। सबसे सेफ़ और कंफर्टेबल मैंने दिल्ली में महसूस किया था, जहाँ कि मैं पक्का गृहस्थ बन गया था और सीधी सादी एक नौकरी भी करने लगा था। लेकिन बदकिस्मती ने मुझे वहाँ सबसे ज़्यादा झकझोरा। अभी भी ये समझिए कि दुम दबा के वहाँ से भागा हूँ। बीवी तो जिद करके चली आई है, लेकिन बच्चा पीछे छोड़ना पड़ा। बच्चा? बीवी? तुम शादीशुदा? हाँ जी, मेरी बीवी, मेरा बच्चा मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हासिल है। लेकिन वही आज की तारीख में मेरे पैरों की बेड़ी भी हैं। पहले मैं अकेला कहीं पनाह तलाशता था, अब मेरे साथ बंदे वो 2 भी हैं, उस पनाह के तमन्नाएं। लोहिया साहब, होटल सी व्यू मेरी पनाहगाह बन सकती है। सोहल की। नहीं तो एक नई ही शख्सियत खड़ी करनी होगी
जो होटल सी व्यू के सदके बाखूबी हो सकती है। ऐसा? जी हाँ। लेकिन कैसे तुम? जनाब, आपने हिंट मांगा, मैंने दे दिया। बाकी वक्त आने पर तो सच पूछिए मुझे कुछ समझाना ही नहीं पड़ेगा, आप खुद समझ जाएंगे। अब प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? सुवेगा के 20% शेयर तुम लाठी से अपने नाम ट्रांसफ़र नहीं करा सकते हो, तो उनकी कीमत अदा कर दो। पैसे की क्या कमी तुम्हारे पास? बहुत पैसा है। जो पैसा लोहिया साहब आपको लगता है मेरे पास है, वो मेरे जाति इस्तेमाल के लिए नहीं है, वो मेरा पैसे ही नहीं है। मैं तो सिर्फ कस्टोडियन हूँ उस पैसे का। वो पैसा ज़रूरतमंदों के लिए है, उन्हीं पर सर्फ होगा। वो गरीब लोगों का है, उनकी भूख मिटाने के लिए है। मेरा काम, मेरा मिशन उस रकम से मुतवातर इजाफा करना है, ना कि उसमें सेंध लगाना है। मैं कितनी भी दौलत जमा कर लूँ, वो घड़े में बूंद जैसी ही रहेगी, लेकिन बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, और खाली घड़े से तो वो घड़ा भी भला जिसमें कि एक ही बूंद हो। फिर भाई कैसे बीतेगी? बीतेगी जैसे आज तक बीती है, आगे भी बीतेगी। जिसे वाहिगुरु ने आज तक रास्ता दिखाया है, आगे भी दिखाएगा। दीन दयाल दयानित दोखन देखत है पर देत नहारे। दाता की देत की घड़ा भला कैसे रीत सकता है? कोई सूरत ज़रूर सामने आएगी जनाब। लोहिया खामोश रहा। इजाज़त हो तो अब मैं अपनी अगली समस्या पर आऊँ? हाँ हाँ ज़रूर, बेखौफ बोलो भाई। लोहिया साहब, मेरी बीवी मेरे साथ है। वो तो तुमने कहा, लेकिन समस्या क्या है? मुंबई में मेरा कोई ठिकाना नहीं, लेकिन फिर भी कई ठिकाने हैं। उन कई ठिकानों में ऐसा ठिकाना कोई नहीं जो मुझे अपनी बीवी के लिए सेफ दिखाई देता हो। नीलम नाम है मेरी बीवी का। उसे यहाँ मेरे साथ नहीं आना चाहिए था, लेकिन उसके साथ आने की ज़िद के आगे मेरी पेश ना चल पाई। पीछे दिल्ली में हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे कि नीलम को वहाँ छोड़ा नहीं जा सकता था। बच्चे को किसी तरह पीछे छोड़ा, क्योंकि बच्चे को भी साथ लाना भारी दुश्वारियों का बायस बन सकता था। अरे भाई साहब बोलो ना, तुम्हें अपनी बीवी के रहने के लिए कोई जगह चाहिए? हाँ, पर बहुत थोड़े अरसे के लिए। बाद में मैं उसका कोई मुनासिब इंतज़ाम कर लूँगा। करना या ना करना वो तुम्हारी मर्जी पर मुनहसर है, लेकिन मेरा ये घर आज भी तुम्हारा और कल भी तुम्हारा है। इस कोठी की पहली मंजिल पर 4 बेडरूम है, चारों खाली पड़े हैं। समझ लो पहली मंजिल तमाम की तमाम तुम्हारे हवाले। नीलम को सिर्फ एक कमरा चाहिए होगा, वो भी बहुत थोड़े अरसे के लिए। और तुम कहाँ रहोगे? इस बाबत मैंने अभी कोई फ़ैसला नहीं किया। भाई तुम्हारी बीवी तुम्हें अपने से अलग रहने देगी? यही तो अंदेशा है ना, नहीं रहने देगी। फिर चाहो या ना चाहो तुम भी यहीं रह लो, देखेंगे। और बोलो। और मैं ओरिएंटल होटल्स एंड रिजॉर्ट्स कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में कुछ जानकारी चाहता हूँ। फ़िलहाल मुझे इतना मालूम है कि महेश तांडेकर नाम के कोई साहब इस घड़ी उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो कि कोई संभ्रांत और ख़ानदानी आदमी नहीं है। यानी कि हल्के आदमी हैं और भी बुरे, मवाली, गैंगस्टर। कमाल है, एक बड़ी कंपनी का एमडी और एक मवाली। आजकल के ज़माने में ये कोई कमाल नहीं। आजकल तो ये समझिए कि चोर उचक्का चौधरी और गुंडी रंतन प्रधान हो रखे हैं। क्या खूब बात कही। मैं आपके ज़रिए ये जानना चाहता हूँ कि उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर बाकी लोग कौन हैं, कितने हैं और कैसे हैं? क्या ओरिएंटल होटल भी कंपनी जैसे मवालियों की एक जमात है, या उसमें कोई दांडेका जैसे एक आधी काली भीड़ है? मालूम पड़ जाएगा। और फिलहाल बस। बीवी को कब लाओगे? वो मेरे साथ ही आई है। हैं? साथ आई है? कहाँ है? टैक्सी में बैठी है। तौबा, कैसे आदमी हो तुम? अरे भाई फ़ौरन भीतर लाओ, बल्कि मैं साथ चलता हूँ। नहीं आप बैठिए, मैं लेकर आता हूँ। चैप्टर 2। बदरपुर मेहरौली रोड पर तुगलकाबाद के खंडरों के करीब वो एक खंडरों जैसी ही पुरानी और उजाड़ इमारत थी, जिसके आसपास के ऊबड़ खाबड़ पथरीले इलाके में दूसरी कोई इमारत नहीं थी। शाम के झुटपुटे में उस इमारत के सामने आगे पीछे 4 कारें पहुंची। चारों कारों में से 3 के मालिकान ही उनके ड्राइवर थे, जबकि चौथी चमचम करती शेवरलेट कार को एक ड्राइवर चला रहा था और मालिक पीछे बैठा हुआ था। शेवरलेट के मालिक का नाम लेखोमल झामनानी था। झामनानी गुरबख्श लाल के बाद दिल्ली अंडरवर्ल्ड का सबसे कड़क दादा था। गुरबख्श लाल की ज़िंदगी में वो उसे अपने रास्ते का कांटा मानता था, लेकिन कर्टसी सोहर वो कांटा निकल जाने के बावजूद वो अपने कारोबार में वहीं का वहीं था।
कारण सोहल ही था जो कि नए साल की रात को गुरबख्श लाल के कत्ल के बाद उसी की फरीदाबाद स्थित कोठी में तमाम बिरादरी को धमका गया था कि जिस किसी ने भी गुरबख्श लाल के पीछे छूटे हेरोइन के धंधे में हाथ डालने की कोशिश की वो उसे जान से मार डालेगा। लिहाजा आज भी वो अपने जुएं, कॉलगा सप्लाई और स्कॉच विस्की की स्मगलिंग के पुराने धंधों में ही मशगूल था। बाकी के 3 शख्सों में एक मारुति एसटीएम ड्राइव करता वहाँ पहुँचा शख्स पवित्र सिंह था। वो खुली सफ़ेद दाढ़ी वाला, सूरज से देवता स्वरूप लगने वाला व्यक्ति था, जो कि असल में आज़ादपुर के इलाके का खतरनाक दादा था। वो नेता लोगों से सांठ गांठ रखता था और ख़ुद भी मेट्रोपॉलिटन काउंसलर रह चुका था। वो आर्म्स स्मगलर था और उग्रवादियों को असला सप्लाई करता था। उसके अलावा उसके दूसरे धंधे थे सोने की स्मगलिंग और लोगों को बिना पासपोर्ट बॉर्डर क्रॉस करवाना। दूसरा होंडा अकॉर्ड पर वहाँ पहुँचा शख्स भोगीलाल था, जो कि दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी का बेताज बादशाह कहलाता था। वो झोपड़पट्टी की ओट से नकली शराब का धंधा करता था। वहाँ के वोटों पर उसकी मजबूत पकड़ थी, जिसकी वजह से हर राजनीतिक पार्टी के नेता लोगों में वो लोकप्रिय था। कत्ल, अगवा, फिरौती वसूली भी उसके पसंदीदा धंधे थे। नेताओं की तरह डीजल की सफ़ेद एम्बेसडर पर वो वहाँ पहुँचा। आखिरी शख्स माता प्रसाद ब्रजवासी था। ब्रजवासी लैंड ग्रैब और इलीगल कंस्ट्रक्शन करने वालों का मसीहा था। बॉम्बे स्टाइल में मकान, दुकान जबरिया खाली करवाने में माहिर था और उसी लाइन पर व्यापारियों, कारखानेदारों में हफ्ता वसूली भी उसका खास धंधा था। कभी वो तमाम लोग गुरबख्श लाल के, जिसका कि उसकी ज़िंदगी में नारकोटिक्स के धंधे पर एकाधिकार था, बिरादरी भाई माने जाते थे। उस बिरादरी में सलीम खान नाम का एक भाई और शामिल था, लेकिन पिछले दिनों बड़े रहस्यपूर्ण हालात में वो उस जहान से रुखसत हो गया था। अपनी ज़िंदगी में वो जामा मस्जिद के इलाके का टॉप का दादा था, जिसका मेन धंधा जाली पासपोर्ट्स का और अरब देशों के बूढ़े शेखों को नौजवान लड़कियां सप्लाई करने का था। बहरहाल दिल्ली के अंडरवर्ल्ड की वो फेमस बिरादरी अब केवल उन 4 लोगों में सिमट कर रह गई थी, जो कि उस घड़ी वहाँ मौजूद थे और लेखोमल झामनानी की दरख्वास्त पर वहाँ इकट्ठे हुए थे। वो सब इमारत के भीतर दाखिल हुए और एक धूल भरे जर्जर हॉल कमरे में पहुँचे। उसकी छत में जगह जगह छेद थे, जिनमें से ढलते दिन की बची खुची रोशनी भीतर आ रही थी। तोबा, ये तो भूतों का डेरा दिख रहा है, भोगीलाल बोला। रात वेले बंद कल्ला इधर आए तो प्राण कब जानने उससे, पवित्र सिंह ने कहा। अकेले के दिन में भी आए तो भी रूह काँप जाए जी सरदार जी, ब्रजवासी बोला। भाई सिंधी भाई, भोगीलाल बोला, कोई और जगह ना दिखी तन्ने मीटिंग के लिए? साईं, फिर जगह यही है, झामनानी ने कहा। क्या फिट है इसमें? बड़ी 4 बिरादरी भाई हम इधर पहुँचे नहीं। मीटिंग का जो मकसद है वो अगर पूरा ना हुआ तो 3 इधर ही रह जाएंगे। क्या? ब्रजवासी भौचक्का सा बोला। एक ही जना इधर से वापस जाएगा। वो कौन हुआ? भोगीलाल ने पूछा। बड़ी, मैं हुआ नहीं, और कौन हुआ? बल्ले, पवित्र सिंह बोला। वीर मेरे, बाकी 3 इधर ही क्यों रह जाएंगे? खालसा साईं, जिसके सर से झूलेलाल की म्याई की छतरी हट जाए, उसका डेरा टीन टप्पर तंबू तो इस फानी दुनिया से उखड़ के रहता है नहीं। तीनों श्रोताओं को जैसे सांप सूंघ गया। सिंधी भाई, मैं वही समझ रहा हूँ जो तू कह रहा है, भोगीलाल बोला। हाँ, तो ये इरादे हैं तेरे? गोया वफाओं के बदले जफा कर रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं और तू क्या कर रहा है? तो ब्रजवासी भड़का। तुमने हमें धोखे से हमारी लाशें गिराने के लिए यहाँ बुलाया है। कैसा बिरादरी भाई है तू? सानू मार के खुद बच्चा रह जाएगा। साईं लोगों, बड़ी ऐसे भड़कोगे तो कुछ जान नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। क्या नहीं जान पाएंगे, क्या नहीं समझ पाएंगे? सब जान समझ तो रहे। तुम हमें धमकी दे रहे हो कि? बड्डी साईं, धमकी नहीं दे रहा, चेतावनी दे रहा हूँ, खबरदार कर रहा हूँ अपने बिरादरी भाइयों को उस आने वाले खतरे से जो कि सर पे मंडरा रहा है। सही से बात को बताओ, क्या माजरा है? बताता हूँ साईं। मेरे पर ऊपर से दबाव पड़ रहा है। गुरबख्श लाल की मौत के बाद से नारकोटिक्स का जो धंधा इधर एक तरीके से ठप पड़ा है, मैं उसमें जान फूकूँ। मैं इधर के अंडरवर्ल्ड बिरादरी को भी धंधा मजबूत करने में मददगार बनाऊँ। जो इस धंधे की मुखालफत करे या इसमें शामिल होने से इनकार करे, उसको नीली छतरी वाले के घर रुखसत करने का सामान करूँ।
ऊपर से कहाँ से दबाव पड़ रहा है? पवित्र सिंह ने पूछा। भाई बोला नहीं, दुबई से फ़ोन करके। अब ये भी बताऊं कौन भाई? कोई कुछ नहीं बोला। भाई को रिको फिगोरा करके एक माफिया डॉन बोला, जो कि पूरे एशिया के नार्कोटिक्स ट्रेड पर कंट्रोलर बताया जाता है। मेरे को इन बड़े साइयों का हुक्म है कि मैं झामनानी इधर नार्कोटिक्स ट्रेड को कंट्रोल पे करूं। तो मैं क्यों कहा? बड़ी मेरे को नहीं मालूम नहीं। तुझे इसलिए बोला कि गुरबख्श लाल पर थारी पेशना चली थी और तू शुरू से इस धंधे में दांत गड़ाने की फिक्राक में था, वरना तू तो तभी उसकी लाश गिराकर धंधा अपने कब्जे में करने को तैयार था। बिल्कुल ठीक, झामनानी ने अप्रत्याशित जवाब दिया। एकदम दुरुस्त। गुरबख्श लाल के आगे मेरी पेश नहीं चलती थी, तुम्हारी भी नहीं चलती थी साईं लोगों, वरना तुम भी इसी फिराक में होते जिसमें मैं था। इस मामले में हम सभी किश्ती पर सवार हैं, इसलिए मैंने ऐसी कोई जिम्मेदारी अकेले अपने सर पर लेने की जगह तुम लोगों को यहाँ बुलाया। वीर मेरे, पवित्र सिंह ने कहा, वो सब ठीक है, तेरी मेहरबानी। तू बरादरी भाइयों को एक किश्ती में सवार समझता है, लेकिन तेनू वो वजह तो आगे बतानी चाहिए थी ना, क्यों हमें हेरोइन के ट्रेड को हथ नहीं लगा सकते? बड्डी मैं नहीं बता सकता, क्योंकि बड़े साईं लोग कोई वजह सुनने को तैयार नहीं। उनका एक ही हुक्म है, धंधा फिर से खड़ा करो, परवान चढ़ाओ, रास्ते में जो रुकावट है उसे ख़त्म कर दो। मैं बड़े साईं लोगों को सोहल की धमकी की बाबत बताता तो ज़रूर यही जवाब मिलता कि वो हमारी खुद की प्रॉब्लम थी। इसका तो ये मतलब हुआ, ब्रजवासी बोला, कि हमें इस काम में हाथ डालने के लिए मजबूर किया जा रहा है जिसमें कि हमारी जान को खतरा है। वड्डी, इससे भी बुरा मतलब हुआ नहीं, हाथ ना डालने से भी जान को खतरा है। साईं लोगों, अब हमारे सामने एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। अब हमने मिलकर ये फैसला करना है कि हमें कम खतरा और ज़्यादा मुनाफा कुएं की तरफ कदम बढ़ाने में या खाई का रुख करने में। कोई कुछ नहीं बोला। इस सिलसिले में मैं तुम लोगों को अपने मरहूम बिरादरी भाई सलीम खान की याद दिलाना चाहता हूँ। सोहल की धमकी की तलवार हम लोगों की तरह उसके सर पर लटक रही थी। साईं लोगों, आज सलीम खान जिंदा नहीं है, लेकिन वो सोहल के मारे नहीं मरा था, बावजूद इसके कि उसने पूरी कामयाबी से दिल्ली शहर में हेरोइन का व्यापार फिर से खड़ा करके दिखाया था। अगर एक सलीम खान ड्रग्स के मामले में सोहल की मुखाफलत कर सकता है तो उसकी धमकी को नज़रअंदाज कर सकता था, तो हम 4 जने क्यों नहीं? ओए कमलिया, बखिया उसके जोड़ीदार 14 थे, सब एक से एक कड़क दादे थे। अकेले सोहल ने उनका भी तो सफाया किया। गजरे उसके जोड़ीदार भी कम से कम 6 तो थे ही, ब्रजवासी ने जोड़ा। वड्डी ठीक बोला नहीं, लेकिन क्या सोहल ने सबको इकट्ठे मार गिराया था? नहीं, कट्टे तो नहीं मार गिराया सी, पवित्र सिंह ने जवाब दिया। वो ऐसी कोशिश करता तो झूलेलाल की महल की छतरी कब की उसके सर पर से उठ गई होती। वो कब का ऊपर जहन्नुम में शैतान के साथ पापड़ खा रहा होता। साईं लोगों, इस सोहल की स्ट्रैटेजी ये जान पड़ती है कि वो अपने दुश्मन को नंगा करके मारता है। तभी तो उसने बखिया तक पहुंचने से पहले एक एक करके उसके सारे ओहदेदार मार गिराए थे। एंड ऐसा ही उसने गजरे के साथ किया था। यहाँ दिल्ली में हमने उन लोगों की जान बख्शी थी, लेकिन उसने हमको गुरबख्श लाल के खिलाफ़ कर दिया था। हम गुरबख्श लाल की मुखालफत के लिए तैयार ना होते, हम हीरोइन के धंधे में हाथ ना डालने का वादा सोहल से ना करते, तो यकीनन हमारा भी वही हश्र होता जो कि कंपनी के बेशुमार ओहदेदारों का हुआ था। साईं लोगों, सोहल के साथ मुकाबिल होने का यही तरीका है, हम उसी की स्ट्रेटेजी उसके खिलाफ इस्तेमाल करें। जैसे सोहल कंपनी के आकाओं के साथ पेश आया, वैसे हम उसके साथ पेश आएँ, हम भी उसे नंगा कर दें, बेयारो मददगार बना दें। कैसे होगा ये सब? सोहल को अपने दुश्मनों के सहयोगी की हिमायतों की शिनाख्त थी। हमें ऐसी शिनाख्त कहाँ है? वो शिनाख्त हमें बनानी होगी, कैसे भी बनानी होगी, वरना हम में से कोई नहीं बच पाएगा। कोई सोहल से बच जाएगा तो भाई के उस सिंगापुर वाले बिग बॉस रिको फिगोरा के कहर का शिकार हो जाएगा। फिरंगियों की ज़बान में से कहते हैं सर्वाइवर ऑफ द फिटेस्ट। हम अपने आप को फिट करेंगे तो सर्वाइव करेंगे, वरना हमारा सितारा ग्रूब है। वड्डी, मैं ठीक बोला नहीं बोला? तीनों के सर एक साथ सहमति में हिले। कोई अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। अब जब किसी की बैसाखियाँ हटा दी जाएं तो उनके मोहताज का क्या होगा? चाहे कोई दादा अपना कद कितना ही बड़ा कर ले,
चमचों का मोहताज ज़रूर बना रहता है। चमचे उसकी बैसाखियाँ बनते हैं। बताओ, अगर किसी की बैसाखियाँ हटा दी जाएं तो वो क्या होगा? मुंह के बल गिरेगा। बड्डी देखना, एन ऐसा ही सोहल के साथ होगा। कैसे होगा भांजी? हम तो सोहल की किसी बैसाखी को पहचानते नहीं। वो पहचान बनानी होगी। ये कहना गलत है, ब्रजवासी बोला। हम सोहल की किसी बैसाखी को नहीं पहचानते। वो कुशवाहा भी तो आज की तारीख में सोहल की बैसाखी ही बना हुआ है। झूलेलाल, वड्डी शुक्रानी, किसी को उस गद्दार की याद तो आई। उस कर्मा मारे को उसकी गद्दारी की सज़ा मिलनी भी तो अभी बाकी है, जो कि उसने सोहल का चमचा बनना कबूल करने की थी। उस घड़ी वहाँ झामनानी का मुंह पकड़ने वाला कोई नहीं था। उसे ये बताने वाला कोई नहीं था कि कुशवाहा ने जो किया था गुरबख्श लाल की मौत के बाद किया था। खुद झामनानी ने तो गुरबख्श लाल की ज़िंदगी में सोहल से मिलकर गुरबख्श लाल के सर्वनाश का सामान किया था। उसने सोहल को खुली पेशकश की थी कि अगर वो गुरबख्श लाल का पत्ता साफ कर दे तो वो सोहल के कहे मुताबिक ड्रग्स का धंधा तो बंद कर ही देगा। वो सोहल को 21 तोपों की सलामी दिलवाएगा और ख़ुद अपने हाथों से उसकी आरती उतारेगा। आज वही झामनानी दुबई और सिंगापुर से मिली शहर के दम पर उछल रहा था और उसी धंधे पर काबिज होने की तैयारी कर रहा था जिसके करीब भी न फटकने का उसने सोहल से वादा किया था। कल जो सोहल का जोड़ीदार बन के दिखा रहा था, आज वो ही उसको नंगा और बेयारो मददगार बनकर ख़त्म करने का तमन्नाई बना हुआ था। साईं लोगों, झामनानी फिर बोला, वैसे भी कुशवाहा हमारे और सोहल के बीच की कड़ी है। हमें वो कड़ी तोड़नी होगी। दिल्ली के अंडरवर्ल्ड में क्या हो रहा है इसकी खबर सोहल को पहुंचाने वाला शख्स तो वो कर्मा मारा कुशवाहा है। हमें इस खबरची को ख़त्म करना होगा। इतने से क्या होगा? भूखीलाल बोला। उस एक बैसाखी के हट जाने से इतना बड़ा रावण मुंह के बल मद्दियों गिरा। साईं, हम उसकी और बैसाखियों की शिनाख्त करेंगे और वो शिनाख्त करने वाला एक साईं इत्तेफाक से मेरी निगाह में आ गया है। उसका नाम मायाराम बाबा है, जो कि इस वक्त दिल्ली पुलिस की हिरासत में है। आज के इंडियन एक्सप्रेस में उसके रवि खोसला नाम के रिपोर्टर की बाईलाइन के साथ एक खबर छपी है जो साईं लोगों में से किसी ने भी पढ़ी नहीं मालूम होती। क्या केवे है वो खबर? भोगीलाल ने पूछा। उस खबर में सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि पिछले दिनों सोहल दिल्ली में था। हो सकना कि वो अभी भी दिल्ली में हो। ये कहती है वो खबर? वो खबर बहुत कुछ कहती है और जो कुछ कहती है उसकी बुनियाद है मायाराम बाबा नाम का वो शख्स जो कभी सोहल की गुज़श्ता ज़िंदगी में उसका जोड़ीदार था, जो कि सोहल की नस नस से वाकिफ़ होने का दावा करता है। कहता क्या है वो बंदा? पवित्र सिंह बोला। जवाब में झामनानी ने बड़े सब्र से दास्तान मायाराम बयान की। बल्ले, सुनकर पवित्र सिंह बोला, यानी कि सोहल एक मामूली फर्म में मामूली नौकरी करने वाला मामूली अकाउंटेंट अरविंद कौल है। कई डकैतियों में करोड़ों रुपया लूट चुकने वाला सोहल अब रिस्क कमाने के लिए नौकरी का मोहताज बन गया। सरदार साईं, झामनानी बोला, वो मायाराम बोलता कि वो सब सोहल की माया है, उसका स्टंट है। हम सोहल को उतना नहीं जानते जितना कि मायाराम सोहल को जानता है। यहाँ तक कि पुलिस भी नहीं, जितना कि मायाराम सोहल को जानता है। मायाराम बोलता है उसने सोहल के पीछे पड़ के कम से कम नहीं तो 10 महीने सोहल की फ़िराक में गुजार कर उसकी क्रिमिनल लाइफ का सीन टू सीन रिकन्स्ट्रक्ट किया है। उसने तिनका तिनका जोड़कर सोहल तक पहुंचने की सीढ़ी बनाई थी। क्यों? क्योंकि उसे सोहल से जाती अदावत थी, क्योंकि वो सोहल से बदला लेना चाहता था। सरदार साईं, इस वक्त अहम बात ये नहीं है नी कि उस मायाराम ने ऐसा क्यों किया। अहम बात यह है कि वो शख्स सोहल की बाबत जानकारी की खान बन गया है। अब अगर हमने दिल से सोहल से लुहान लेना है तो सबसे पहले वो हम सब की हस्ती ना मिटा दे। हमें उसकी हस्ती मिटा देनी चाहिए। हमें इस आदमी को अपने काबू में करना होगा। यह आदमी हमें सोहल के ऐसे राज बता सकता है जिन्हें कोई नहीं जानता। यह हमें पूरी तफसील से बता सकता है सोहल कैसे कंपनी के 1.5 दर्जन बड़े ओहदेदारों को मार गिराने में कामयाब हुआ। उससे हमें क्या फ़ायदा होगा? भोगीलाल ने पूछा। अरे साईं, वड्डी जरा अक्ल से काम लो नी। वड्डी, अगर तेरे को मालूम हो कोई कहाँ मार करेगा, कैसे मार करेगा, तो तू बेहतर बचाव कर सकता है। तब जबकि तेरे को खबर ही नहीं होगी हमला कब होगा, कैसे होगा, किधर होगा।
सिंधी भाई ठीक कह रहा है, खबरदार होना भी हथियारबंद होना जैसा ही होता है। वो शख्स सोहल की नस नस से वाकिफ़ होने का दावा करता है तो यकीनन हमारे काम आ सकता है, बहुत काम आ सकता है। नहीं, ख़ास तौर से तब जबकि उसकी सोहल से रंजिश हमसे भी ज़्यादा है और वो सोहल की वजह से जेल में बंद है। फांसी के फंदे पर पहुंचना महज वक्त की बात है। किसी का ऐसा घोर शत्रु किसी दूसरे घोर शत्रु का परम मित्र बन सकता है साईं? यानी कि हम। हाँ जी बिल्कुल। तुम मायाराम से मिले हो? नहीं, ब्रजवासी ने उससे पूछा। तो फिर इतनी बातें कैसे जानते हो? वड्डी अखबार से जानी नहीं। बोला तो मैंने, उस पर अपने जोड़ीदार हरिदत्त पंत के कत्ल का इल्ज़ाम है, लेकिन वो कहता है कत्ल उसने नहीं सोहल ने किया, जो कि आजकल गैलेक्सी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के नाम से जानी जाने वाली कंपनी में अरविंद कौल नाम का एक इज्जतदार अकाउंट्स ऑफिसर बना बैठा है। फिर उसने अपने साथियों को सारी बात बताई जो कि अब तक पुलिस की जांच पड़ताल में था और अखबारों में छपा था। तो फिर पुलिस ने अरविंद कौर की खबर नहीं ली, लेकिन साबित कुछ नहीं हुआ। अरविंद कौर की उंगलियों के निशान दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड में मौजूद सोहल की उंगलियों के निशानों से नहीं मिल पाए। अगर मिल जाते तो वो कॉल सोहल होता तो ज़रूर मिलते। ऐसे कैसे हो गया? अब क्या पता ऐसे कैसे हो गया। तो फिर क्या बात बनी? बात ये बनी कि इंडियन एक्सप्रेस के उस रवि खोसला नाम के रिपोर्टर ने अपने पर्चे में जो कुछ लिखा है उसमें जोर इस बात पर है कि मायाराम की बात सच हो सकती है। तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इसमें क्या बात हो गई? वो सच है नहीं कह सकता नहीं, क्योंकि ऐसा कहना पुलिस पर साफ इल्ज़ाम लगाना होगा कि वो लोग रिश्वत खाकर या किसी और लालच में आकर सोहल की तरफ हो गए। वो अपने अखबारी अंदाज में यही कह सकता है ना, ऐसा हो सकता है कि मायाराम सच बोल रहा हो। हमें भी मायाराम का कोई फ़ायदा तभी है जबकि हम ये मान कर चलें कि वो सच बोल रहा है। वो सोहल की नस नस से वाकिफ़ है और उसकी वाकफियत ये कहती है कि वो अकाउंटेंट बाबू अरविंद कौल ही सोहल है। उस बाबू की हम खबर ले सकते हैं। वड्डी अब नहीं ले सकते क्योंकि वो गायब हो गया। गायब कैसे? किंदा गायब हो गया? उसने नौकरी छोड़ दी, घर बेच दिया, किसी नामालूम जगह के लिए रुखसत हो गया, कहीं जा छुपा। ओह, अब अगर वो कॉल सोहल है तो मायाराम की बात सच हुई ना, फिर ता हुई और वो हमारे काम का आदमी हुआ ना। होया। लेकिन सिंधी भाई, तुम कहते हो वो गिरफ्तार है, हम जमानत करा सकते हैं ससुरे की? नहीं करा सकते। अरे क्यों नहीं करा सकते? मजिस्ट्रेट को चांदी का जूता मारो, पुलिस को मारो, जमानत तो हो गई होवे। वो स्टेज अब गुजर चुकी। दिल्ली पुलिस मायाराम को पंजाब पुलिस के हवाले कर रही है, जिसके पास कि मायाराम के खिलाफ डबल मर्डर और डकैती का केस पेंडिंग है। एक बार वो पंजाब पुलिस के हवाले हो गया ना, तो सिर्फ वो हमारी पहुंच से बाहर हो जाएगा। उसकी जमानत भी मुमकिन नहीं होगी, क्योंकि पंजाब पुलिस के पास उसके खिलाफ बड़ा पुख्ता केस है। उसके खिलाफ दिल्ली वाला केस इतना मजबूत नहीं। यहाँ उसकी जमानत हम करा सकते थे, अब वो स्टेज गुजर गई। अब केवल ये हो सकता है कि हमें उसे जबरन रिहा करवाना पड़ेगा। ये क्या कह रही है भाई? जेल तोड़ने की बात कर रही है या थाने पर हो हल्ला बोलने की सलाह दे रहा है? वड्डा साईं, मैं ऐसा कुछ नहीं बोला। ये दोनों ही काम हमारे बस में किधर हैं। तो फिर ये कि मैंने पता लगाया, कल दोपहर बाद पंजाब पुलिस की टीम दिल्ली पहुंच रही है। दिल्ली पुलिस मायाराम को उस टीम के सबूत कर देगी, जो कि रात को उसे लेकर अमृतसर के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि जिस डबल मर्डर और डकैती का इल्ज़ाम मायाराम पर है वो अमृतसर में हुई थी। वहाँ परसों सुबह 10 बजे उस मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। उसका गुनाह उसकी ज़बानी कबूल करवाने के लिए उसका लंबा रिमांड लिया जाएगा। कैदी को? ब्रजवासी ने पूछा। दिल्ली से 450 किलोमीटर दूर ले जाया कैसे जाएगा? रेल से या बस से? जेल वैन से। ओके होवे है? भोगीलाल ने पूछा। वो एक मिनी वैन होती है जिसमें 3/4 हिस्से में लॉकअप बना होता है, बाकी के 1/4 हिस्से में पुलिस वालों के बैठने की जगह होती है। वो कैदियों को ढोने के लिए बस का ही मिनी एडिशन होता है। ज़रूर वो वैन इसलिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली है क्योंकि एक ही कैदी ढोया जाने वाला हो।
इतनी बातें तुम्हें कैसे पता सिंधी भाई? वही पहाड़गंज थाने के एक हवलदार को साट कर जानी नहीं। क्या मेरे को झूलेलाल ने सपना दिखाया कि उस कर्मा मारे के आइंदा प्रोग्राम का, जिसे तुम जेल वैन कह रहे हो, उसको रात को लौटना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मायाराम को दिल्ली में अभी तक किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया। इस जिम्मेदारी से दिल्ली पुलिस से कह के बचने जा रही है कि परसों सुबह हर हालत में उसे अमृतसर के किसी कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। ओह वीर मेरे, पवित्र सिंह बोला, तू कहीं ये तो नहीं कहना चाहता कि तू उस बंदे को, उस मायाराम को जेल वैन से निकाल लेगा? बड़ी, मैं नहीं सरदार साईं, मैं नहीं, हम सब कोई स्कीम सोचेंगे जिस पर हमारे आदमी अमल करेंगे। सोच नहीं ली हुई कोई स्कीम पहले से? सोच सच पूछे तो सोच ली हुई है साईं लोगों। उस स्कीम का तब तक जिक्र बेकार है जब तक मुझे ये हामी ना सुनाई दे जाए कि तुम सब साईं लोग मेरे साथ हो। साथ ना होने के अलावा हमारे पास चारा भी क्या है? हमने इनकार किया तो तू कहता है कि तू हमारी लाशें गिरा के यहाँ से अकेला चल देगा। वड्डी, कहता तो यही हूँ साईं, मर्जी से नहीं कहता, कहना पड़ रहा है, कहलाया जा रहा है, इसलिए कहता हूँ नहीं। सिंधी भाई, ब्रजवासी व्यंगपूर्ण स्वर में बोला, कैसे गिराएगा हमारी लाशें? फूंक मार के चित कर देगा? झाम नानी मुस्कुराया। जब से लाल साहब की मौत हुई है, भोगीलाल एकाएक अपना एक हाथ अपनी पतलून की जेब में सरकाता हुआ बोला, मैंने खबरदार रहना शुरू कर दिया है। वड्डी साईं, मैं समझा तेरी बात। क्या समझा? हथियार बंद हो के आया है, घनी तीखी अकल राखे है भेजे में सिंधी भाई। वड्डी, मेरे को राई बराबर भी हैरानी नहीं होगी ये जान के कि अपना ब्रजवासी और सरदार जी भी हथियारबंद है। जैसे तुम नहीं हो, ब्रजवासी बोला। वड्डी, नहीं हूँ नी। झामनानी ने अपने दोनों हाथ कंधों के ऊपर तक खड़े कर दिए। तुम में से जो चाहे आगे बढ़ो, मेरी जमा तलाशी ले लो। तीनों सक पकाए। फिर तो, भोगीलाल बोला, तू ज़रूर कोई मंत्र ही फेरेगा हमारे ऊपर अपने झूलेलाल का नाम लेकर। तो मंत्र भी चल सकता है अगर बड़े साईं की मेहर की छत सर पर हो। हमें तो कोई छतरी दिखाई नहीं दे रही। छतरी तो सर पर होती है, सर उठाओ और मेरी छतरी देखने की जगह पहले अपनी अपनी छतरी चेक करो साईं लोगों। तब झामनानी के स्वर में ऐसा अधिकार का पुट था कि तीनों के सर अपने आप ही ऊपर को उठ गए। उनकी निगाहें छत पर पड़ी तो उन्हें सांप सूंघ गया। पूरी छत में जितने झरोके थे, सब में से राइफल की एक एक नाल नीचे झांक रही थी और तमाम राइफलों का रुख उन तीनों की तरफ था। तो इसलिए इतने दावे से कह रहा था, अगर मीटिंग दा मकसद पूरा ना होया तो हम में से 3 इधर ही रह जाएंगे। इसलिए मीटिंग के लिए ऐसी जगह चुनी कि हफ्तों हमारी लाशों का पता ना चले। कितना अच्छा बरादरी भाई है हमारा झामनानी, तीनों ने बोला। मैं अच्छा बरादरी भाई ही हूँ भोगीलाल साईं, जो तुम लोगों को अपने में शामिल कर रहा हूँ। मैं गुरबख्श लाल जैसी नीयत पकड़ता तो बिना ऊपर के हुक्म के तुम लोगों का पत्ता साफ करता और हीरोइन के व्यापार पर अकेला अपना दावा लगाता। ओए कमलिया, हम कोई तेरे से बाहर हैं या हो सकते हैं हम का बावले हैं? हम तो जी वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन है। झूलेलाल, झामनानी बनावटी चैन की सांस लेता हुआ बोला। जान में जान आ गई, मुझे बहुत बड़े पाप का भागी होने से बचा लिया तुम लोगों ने। ऊपर वालों के हुक्म की वजह से मुझे तुम्हारी लाश गिरानी पड़ जाती तो मैं ताज जिंदगी अपने आप से शर्मिंदा रहता। हाँ मैं एक है, ब्रजवासी जोश से बोला। शुक्रिया साईं, शुक्रिया। तो मैं अब अपने हाथ नीचे गिरा लूँ? अरे शर्मिंदा कर रहे हो सिंधी भाई। झामनानी ने बड़ी अदा से हाथ नीचे किया, फिर बोला, वड्डी अब मैं बोलता हूँ, हमारा आगे का प्रोग्राम क्या होगा? हम सुन रहे हैं। नंबर 1, हीरोइन का कारोबार आज से ही शुरू समझ लो साईं लोगों, जिससे हम चारों बराबर की पूंजी लगाएंगे और बराबर का मुनाफा कमाएंगे, जो कि गुरबख्श लाल की ऐसी कमाई से कहीं ज़्यादा होगा। वो कैसे? गुरबख्श लाल को इधर हीरोइन का धंधा चालू रखने के लिए कंपनी को टोटल कमाई का 20% का हिस्सा देना पड़ता था। वो हिस्सा हमें नहीं देना पड़ेगा, तो हमारी कमाई गुरबख्श लाल से ज़्यादा होगी कि नहीं? क्यों नहीं देना पड़ेगा?
क्योंकि हिस्सा लेने वाला कोई है ही नहीं। कंपनी तो ख़त्म, उस कर्मा माले मारे सोहल की वजह से ख़त्म है। दूसरे हमें भाई की शय, माफिया डॉन रिक्यो फिगोरा की शय है, इसलिए बिना किसी की दखल अंदाजी से इधर फ़िलहाल हमें अपने ढंग से ड्रग्स का कारोबार चलाने की पूरी इजाज़त है। बढ़िया। आगे के प्रोग्राम की दूसरी आइटम है माया राम की पुलिस के चंगुल से रिहाई। उसकी एक स्कीम बनाई है मैंने। वो स्कीम क्या है मैं बाद में कह सुनाऊंगा। स्कीम की कुछ तैयारियां भी तो करनी होगी, उनकी बाबत भी तो मैं काफ़ी वक्त रहते सबको बता दूंगा, ताकि कोई साइंस स्कीम में कोई सुधार करना चाहता हो तो उसमें कोई नुक्स निकालना चाहता हो तो वो उसका जिक्र कर सके। बड्डी मैं ठीक बोला नहीं? सबके सर एक साथ सहमति में हिले। हमारे प्रोग्राम की तीसरी और अहम आइटम है सोहल का सफाया। इस बाबत ये कहना बहुत ज़रूरी है कि हम इस वहम में मुब्तला नहीं रह सकते कि हमारे हीरोइन के व्यापार में हाथ डालते ही वो हमारे पीछे ना पड़ जाएगा, क्योंकि मैंने सुना है वो ऐसा आदमी है कि अव्वल तो वो धमकी देता नहीं, देता है तो हालत में उस पर खरा उतर कर ज़रूर दिखाता है, यानी कि खबर तो हमारी ज़रूर लेगा वो। सलीम खान की तो ना ली, ब्रजवासी ने कहा। बड़ी मैं खुद हैरान हूँ, नहीं क्यों नहीं ली। उसकी जो एक वजह मुझे दिखाई देती है वो ये है कि हमारे उस मरहूम जोड़ीदार ने इस मामले में कोई ऐसी चालाकी पकड़ी थी जिसकी वजह से उसका नाम हीरोइन के धंधे में नहीं जोड़ा जा सका था। इसलिए उसकी मौत तक और मौत के बाद उसके धंधे का पर्दाफाश होने तक खुद हमें सलीम खान के इतने दिलेरी भरे कारनामे की खबर नहीं लगी थी। ज़रूर इसलिए कुशवाहा को भी कोई खबर नहीं लगी थी। नतीजन वो आगे सोहल को कोई खबर ही नहीं कर सका था। ऐसा तो हो सकता है कि हमारी भी खबर सोहल को ना हो पाए। हाँ, शुरुआती दौर में कोशिश तो हमारी यही होगी, लेकिन ऐसा हो पाना मुश्किल नहीं है। हमने ये धंधा बहुत बड़े स्केल पर करना है, इसलिए प्रचार होकर रहेगा। कुशवाहा नाम का हमारा दगाबाज कुत्ता वैसे ही इस सिलसिले में हमारी सूंघ में रहता है। तुमने बोला तो था, क्योंकि कुशवाहा हमारे और सोहल के बीच की कड़ी बना हुआ है, इसलिए उसे तोड़ना होगा। बड़ी ज़रूर ज़रूर और ज़रूर तोड़ना होगा। नहीं, हमारा प्रोग्राम की वो भी एक अहम आइटम है। बढ़िया। साईं लोगों, इस मीटिंग में आखिर में मैं सोहल के मुकाबले वाली बात फिर दोहराना चाहता हूँ। ये तो निश्चित है कि दिल्ली में हीरोइन का धंधा फिर से खड़ा हो जाने की खबर सुनते वो बहुत तड़पेगा और नए साल की रात को हमें दी अपनी धमकी पर खरा उतर कर दिखाने को वो हम पर चढ़ दौड़ेगा। मौजूदा हालात में हो सकता है ऐसा फ़ौरन ना हो पाए। क्यों? क्योंकि मायाराम की हाल दुहाई की वजह से वो एकाएक दिल्ली से खिसक गया मालूम होता है। बशर्ते कि उसे मायाराम दी बड़क सच होवे कि ओ अरविंदा कॉली असल में सोल है। मुझे मायाराम की बात पर यकीन है, इसलिए अरविंद कौल गायब है, वरना उसके गायब होने का कोई मतलब ही नहीं था। शायद वो, ब्रजवासी बोला, दिल्ली ना लौटे। शायद वो हमारे पीछे अपने कोई चमचे लगा दे। ये बात भी हमें मायाराम समझाएगा कि वो ऐसा कर सकता है या नहीं। वैसे मेरी जानकारी ये कहती है वो ऐसा नहीं करेगा। ऐसे कामों को वो हमेशा खुद अंजाम देता है। हाल में जब मुंबई में गजरे और उसके अहदेदारों को उसने अपना अल्टीमेटम जारी किया था तो एक एक की मौत का सामान उसने खुद किया था। बखिया को उसने खुद शूट किया था। उसके 10 अहदेदार उसने खुद मारे थे और 3 और की मौत की वजह वो खुद बना था। साईं लोगों, मेरी अक्ल ये कहती है कि वो जो कुछ करेगा खुद करेगा तो दिल्ली भी लौटेगा। लिहाजा हमको उसकी ताक में तो रहना ही होगा। कोई ऐसी जुगत भी भिड़ानी होगी कि इससे पहले कि वो हम तक पहुँचे हम उस तक पहुँच जाएं और उसका सफाया कर दें। हम ऐसा कर पाए तो बड़े बॉस लोगों से जो शाबाशी और वाही हमें हासिल होगी ना, बेमिसाल होगी। नहीं, लेकिन भोगीलाल बोला, उस मायाराम का गुण ज्ञान हमारे काम ना आया तो क्या? तो हम उसके पैंदे पर एक लात जमाएंगे, उसे चलता करेंगे। साईं लोगों, उसके मामले में हमारा रिस्क सिर्फ उसे छुड़ाने का है, बस। अगर वो प्रसरने लगा, बराबरी करने पर अमानदा हो गया तो कल का मरता हुआ आज मर जाएगा। बिल्कुल ठीक है आजी, पवित्र सिंह ने कहा।
वड्डी, अगर वो इंसान का बच्चा होगा तो इसी बात पर वो ताज़ ज़िंदगी हमारे पाँव धो धो के पिएगा कि हमने उसे निश्चित मौत से बचाया। उसकी ज़िंदगी उसका सबसे बड़ा इनाम होगा। मुझे उम्मीद है कि वो और किसी इनाम का अभिलाषी नहीं होगा। ऊपर से ये मत भूलो, वो भी सोहल का उतना ही बड़ा दुश्मन है जितने बड़े कि हम, बल्कि वो हमसे बड़ा दुश्मन है। हमारी ज़िंदगियाँ तो सोहल अपनी बर्बाद करेगा, उसकी तो वो कर भी चुका। मेरे को पक्की साईं लोगों, वो आदमी हमसे बाहर नहीं जाएगा। उसके ज़रिए सोहल के किसी कमज़ोर पहलू की, उसकी किसी दुखती रग की हमें खबर ज़रूर मिलेगी। अब इसी उम्मीद के साथ हम ये मीटिंग ख़त्म करते हैं कि झूलेलाल की कृपा से इससे पहले कि वो हम तक पहुँचेगा, हम उस तक पहुँच जाएंगे। उसका वार होने से पहले उस पर वार करने की जुगत करेंगे। बोलो आमीन। आमीन। तीनों समवेत स्वर में बोले। सब इंस्पेक्टर जनकराज अपने एसएचओ नसीब सिंह के पास पहुंचा। उसने उसे बताया कि कॉल ने कश्मीर का रुख नहीं किया। कैसे जाना? एसएचओ ने उत्सुक भाव से पूछा। एयरपोर्ट पर आउटगोइंग डोमेस्टिक फाइल्स की पड़ताल से जाना। अरविंद कौल का नाम और मार्फत गैलेक्सी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन उसका पता इंडियन एयरलाइंस की मुंबई की मॉर्निंग फ्लाइट की पैसेंजर लिस्ट में दर्ज है। यानी कि वो मुंबई गया है? जी हाँ, और मुंबई वो शहर है जहाँ की सोहल ने अपने ज़्यादातर कारनामों का अंजाम दिया है। लिहाजा ये भी अपने आप में एक सबूत हुआ कि वो अरविंद कौल असल में सोहल है। जी, और उसके एम्प्लॉयर ने झूठ बोल दिया कि वो नौकरी छोड़कर हमेशा के लिए सोपोर चला गया था, जो कि उसका होम टाउन था। बच्चे को पीछे छोड़कर, बीवी को पीछे छोड़कर। नीलम के बारे में ऐसे कैसे कह सकते हो? क्या पता वो कॉल के साथ मुंबई गई हो? नहीं हो सकता। ऐसा होता तो पैसेंजर लिस्ट में अरविंद कौल के साथ नीलम कौल का भी नाम दर्ज होता। वो ज़रूर दिल्ली में ही है। दूध मुंह बच्चे की माँ का बच्चे के पास होना ही युक्ति संगत लगता है। मुझे तुम्हारी बात से इत्तेफाक है। थैंक यू सर। अभी गोल मार्केट में हमारा वो आदमी नहीं बोला जो कि सुमन वर्मा की फ्लैट की निगरानी पर तैनात है? अभी तो वो कुछ नहीं बोला। यानी कि नीलम अभी तक वापस नहीं लौटी। जाहिर है। अब आगे क्या इरादा है? मेरा इरादा तो नीलम के प्रकट होने का इंतज़ार करने का ही है। आप कोई राय दे तो बात दूसरी है। हमें कॉल के एम्प्लॉयर से एक बार फिर मिलना चाहिए। इस बार मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। देखते हैं कॉल के सपोर्ट की जगह मुंबई का रुख करने की बाबत वो क्या कहता है। लेकिन सर, आज तो छुट्टी का दिन है। तो क्या हुआ? घर पर होगा। डायरेक्टरी में उसके घर का टेलीफोन नंबर मालूम करो। जनक राज ने किया। मालूम हुआ कि वो अपने ऑफिस में ही था और शाम तक वहीं रहने वाला था। शुक्ला ने बहुत संजीदगी से एसएचओ नसीब सिंह की बात सुनी। अब आप क्या कहते हैं? एसएचओ बोला। मैंने क्या कहना है? शुक्ला हाथ फैलाकर बोला। मैं तो वही कह सकता हूँ जो सामने है। मेरा कोई मुलाजिम अपने किन्हीं आइंदा इरादों की बाबत मेरे से गलत बयानी करता है तो मेरा उस पर क्या हक है? वो कहता है वो उत्तर को जा रहा है लेकिन दक्षिण को चला जाता है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ख़ास तौर से तब जबकि अब वो मेरा मुलाजिम नहीं, नौकरी छोड़ दी। इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो सपोल गया या मुंबई गया? भाई, मुझे तो सपोल कह के गया था। शुक्ला साहब, हमें आपकी सपोर वाली कहानी पर विश्वास नहीं। इसलिए विश्वास नहीं क्योंकि आपका मुलाजिम अरविंद कौर कोई कश्मीरी विस्थापित ब्राह्मण नहीं था। मशहूर इश्तिहारी मुजरिम सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल था। आप फिर से घूम फिर कर उसी जगह पर पहुंच गए जनाब। हम शुरू से ही उसी जगह पर हैं। वक्ती तौर पर आपने और आपके दोस्त योगेश पांडे ने हमें गुमराह किया था। हम आप लोगों के ऊंचे रुतबे और बड़े हैसियत का रौब खा गए थे, वरना हमने इतनी आसानी से उस शख्स को थाने से रुखसत न कर दिया होता जो अपने आप को आपका मुलाजिम कॉल बताता था। जनाब, आपने खामखा रुखसत नहीं कर दिया था। ये साबित हो जाने के बाद उसे जाने दिया था कि वो सोहल नहीं था। वो लंगड़ा उसकी बाबत खामखा झूठ बोल रहा था। खामखा कोई काम नहीं होता जनाब। हर बात की कोई ना कोई वजह होती है। आपने जो कॉल की इतने ज़ोरों से हिमायत की, ज़रूर इसकी भी कोई वजह थी। अच्छा, अगर वजह थी तो आप ही बता दीजिए। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि मेरी तो कोई वजह नहीं थी। मुझे जो मुनासिब लगा मैंने वो किया, जो एक एम्प्लॉयर के तौर पर मुझे अपने एम्प्लॉय के लिए करना चाहिए।
लिहाजा कॉल की जगह आपका कोई और मुलाजिम होता तो आप ऐसी के थाने में दौड़े चले आते। जी हाँ, बिल्कुल। मैं अपने यहाँ सभी लोगों को पूरी अहमियत देता हूँ जो मेरे यहाँ काम करते हैं। और हाँ, मैं आपको पुरजोर लफ्ज़ों में बता देना चाहता हूँ कि गैलेक्सी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन गैंगस्टर्स और डकैतों को पनाह नहीं देती। हो सकता है आपने इरादतन ऐसा ना किया हो, लेकिन बेध्यानी में कर दिया हो। क्या मतलब? वो शख्स सोहल था, लेकिन हो सकता है आपको इस हकीकत की खबर ना हो। जवाब एकाएक मत दीजिएगा, ज़रा सोच विचार कर दीजिएगा। इस वक्त मैं आपके हक की बात कर रहा हूँ। शुक्ला सकपकाया। साफ जाहिर था कि एसएचओ और अपने मातहत सब इंस्पेक्टर जनकराज के मुकाबले में जो अब तक एक शब्द भी नहीं बोला था, कहीं ज़्यादा काइयाँ और कहीं ज़्यादा तजुर्बेकार आदमी था। ये भी साफ जाहिर हो रहा था कि उसने शुक्ला को ये ज़बान देने में भी कोई भेद था कि उसने सोहेल को अनजाने में अपने यहाँ मुलाजमत में रखा था। भाई, हो हो तो सकता है, लेकिन शुक्ला कठिन स्वर में बोला। ये कि एसएचओ अपलक उसे देखता रहा। अगर वो शख्स अरविंद कौल होने की जगह कोई और था तो आपको इस बात की खबर नहीं थी? हाँ। ऐसा शख्स आपके ताल्लुक में कैसा आया? क्या मतलब? आपने किसी राह चलते को तो अपने यहाँ मुलाजमत ऑफ़र नहीं की होगी। तो मुझे एक काबिल अकाउंटेंट की ज़रूरत थी। किसी ने कॉल को रिकमेंड किया और मैंने रख लिया। किसने? भाई, एक वाकिफ़ का ने, जो कि कॉल का भी वाकिफ़ था, जानता था मुझे अकाउंटेंट की ज़रूरत थी और कॉल को नौकरी की। कौन है वो शख्स? हाँ, नाम बताइए। योगेश पांडे। यानी कि आपने मिस्टर योगेश पांडे से जाना कि कॉल एक कश्मीरी पंडित था जो कि विस्थापित होकर सपोर से आया था? हाँ, और मुझे उसकी पर्सनल ट्रेजेडी की वजह से ही उस पर बहुत हमदर्दी आई। ऊपर से वो निहायत काबिल अकाउंटेंट निकला। मिस्टर पांडे कॉल को कैसे जानता है? भाई, मुझे नहीं मालूम। आपने कभी पूछा नहीं? नहीं, खुद मिस्टर पांडे ने भी इस बाबत कभी कुछ नहीं बताया। मेरे ख्याल से तो नहीं बताया। कभी बताया हो तो मुझे ध्यान नहीं। आपको कॉल का सपोर्ट का पता मालूम है? नहीं। शायद उसे नौकरी की दरख्वास्त पर लिखा हो। उस पर उसने अपना लोकल पता लिखा था। वो कौन सा हुआ? केयर ऑफ योगेश पांडे। चलिए, पांडे साहब का ही पता बता दीजिए। शुक्ला ने हिचकते हुए बताया। सर, वो बाहर आकर जीप में सवार हुए तो जनकराज बोला, आपने शुक्ला के सामने नीलम का जिक्र नहीं किया? उसे ये नहीं बताया कि वो सोहेल के साथ मुंबई नहीं गई थी, दिल्ली में पता नहीं कहाँ थी और उसका बच्चा किसी और के हवाले था? मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, क्योंकि शुक्ला और कौल उर्फ सोहल मुझे एक ही थैली के चट्टे बट्टे जान पड़ते हैं। मुझे अंदेशा था कि मैं वो जिक्र करता तो नीलम तो गोल मार्केट कभी वापस लौटती ही नहीं। वो लड़की सुमन वर्मा भी उसके बच्चे के साथ ऐसी गायब होती कि हमें ढूंढे ना मिलती। ओह, हमारी ट्रेजेडी ये है कि इन लोगों से सोहल के खिलाफ कुछ कबूलवाना बहुत ही मुश्किल काम है, और इस बात का कोई पुख्ता सबूत हमारे पास नहीं है कि वो कॉल ही सोहल था। काश कॉल के फिंगरप्रिंट्स मैंने रद्दी की टोकरी में ना फेंक दिए होते। उस वक्त क्या पता था कि उनकी फिर ज़रूरत पड़ जाने वाली थी। वही तो। अब आप योगेश पांडे से जवाब तलब भी करेंगे? मेरी मजाल नहीं हो सकती। वो सीबीआई के एक महकमे में डिप्टी डायरेक्टर हैं। मैंने शुक्ला की तरह उसके ज़बरदस्ती गले पड़ने की कोशिश की तो वो मेरी ऐसी क्लास लेगा कि मुझे दिन में तारे नज़र आने लगेंगे। फिर क्या बात बनी? अभी नहीं बनी, लेकिन बनेगी। कैसे? हम अपने एसीपी से बात करेंगे। अगर वो भी योगेश पांडे का खौफ खाएगा तो इस बाबत वो खुद आगे डीसीपी से या जॉइंट कमिश्नर से बात करेगा। हमारा कोई तो उच्च अधिकारी ऐसा निकलेगा जिसे योगेश पांडे से जवाब तलबी से गुरेज नहीं होगा, बशर्ते कि हमारे उस उच्च अधिकारी को विश्वास आ जाए कि कॉल ही सोहल था। दिलाएंगे विश्वास किसी तरीके से। है कोई तरीका आपकी निगाह में? फिट तरीका तो यही है कि सोहल के फिंगरप्रिंट्स वाला वो कागज़ मिल जाए जो मैंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था। आपको उम्मीद है उसके मिलने की? उम्मीद के खिलाफ उम्मीद है। तुम जानते ही हो, सुबह जब जमादार सफाई के लिए आता है तो सारी रद्दी की टोकरियाँ बाकी कचरे के साथ अपने हथेले में खाली कर लेता है और फिर वो सारा कचरा दूर कहीं कमेटी के खत्ते में फेंक आता है। हम अभी थाने चलकर उस जमादार को तलब करते हैं।
फिर उसे एक सिपाही के साथ खत्ते पर भेजते हैं, जहाँ की उसने एक एक कागज़ बीन कर उसका मुआयना करना होगा और फिंगरप्रिंट्स वाला कागज़ तलाश करना होगा। कोई नतीजा निकलेगा? जनकराज ने संदिग्ध भाव से पूछा। कोई बड़ी उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि खत्तों पर ऐसे कचरों को आग भी लगा दी जाती है और खत्तों को कमेटी का बड़ा ट्रक आकर खाली भी कर जाता है। फिर भी कोशिश कर देखने में क्या हर्ज है। सर, मुझे एक बात सूझ रही है। क्या? आपने आज का इंडियन एक्सप्रेस देखा? हाँ, उसमें छपी मायाराम की बाबत रवि खोसला की रिपोर्ट की वजह से पूछ रहे हो? जी हाँ। अपनी रिपोर्ट में उसने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि सोहल की बाबत मायाराम सच बोलता हो सकता है। हम उस रवि खोसला को और शय दे सकते हैं और उसे अपने अखबार में मायाराम के हक में और ज़्यादा लिखने के लिए उकसा सकते हैं। यूं ये बात अपने आप उच्च अधिकारियों के नोटिस में आ जाएगी। नतीजन योगेश पांडे से जो जवाब तलबी इस घड़ी हमें बहुत मुश्किल लग रही है, वो इतनी मुश्किल नहीं रहेगी। योगेश पांडे अपने रुतबे की ओट लेकर हमारे से टाल मटोल का रवैया अख्तियार कर सकता है या बिल्कुल ही हमें डांट कर भगा सकता है, लेकिन वो हमारे उच्च अधिकारियों से यूं पेश नहीं आ सकेगा। वो हमारे से बड़ा अफसर है, हमारे कमिश्नर से बड़ा अफसर नहीं है। बात तो तुम ठीक कह रहे हो। ये सारा सिलसिला उच्च अधिकारियों की निगाह में आ जाने पर इस बात की भी इंक्वायरी हो सकती है कि क्यों हेडक्वार्टर में उपलब्ध सोहल की उंगलियों के निशान सोहल उर्फ अरविंद कौल की उंगलियों के निशान से नहीं मिलते पाए गए थे। वो नौबत आने पर इसका यही जवाब हम पर ठोक दिया जाएगा कि कौल क्योंकि सोहल नहीं था, इसलिए उसकी उंगलियों के निशान रिकॉर्ड में मौजूद सोहल की उंगलियों के निशानों से नहीं मिलते थे। फिर तो कोई बात नहीं बनी। लेकिन एकाएक जनकराज ने जोर से चुटकी बजाई। क्या हुआ? एसएचओ बोला। सर, मुझे अभी सूझा है। अब हमारे पास 2 साधनों के 2 सेट उपलब्ध हैं। सोहल की उंगलियों के निशानों के एक सेट वो जो हमें पंजाब पुलिस ने भेजा, दूसरा वो जो हमारे हेडक्वार्टर में महफूज है। जाहिर है फिंगरप्रिंट्स के वो दोनों सेट आपस में मिलते होने चाहिए, क्योंकि वो एक ही शख्स के फिंगरप्रिंट्स की प्रतिलिपियां हैं। ठीक ना मिलते हुए तो ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने एक सवाल किया है। तो इसका साफ मतलब ये होगा कि या हमारे रिकॉर्ड के फिंगरप्रिंट्स गलत हैं या पंजाब पुलिस के रिकॉर्ड के फिंगरप्रिंट्स गलत हैं। दुरुस्त? अब सर, ऐसी गलती एक ही जगह हो सकती है, सब जगह नहीं हो सकती। सर, सोहल 7 राज्यों का घोषित इश्तिहारी मुजरिम है। दिल्ली और पंजाब के अलावा महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा, तमिलनाडु और यूपी की पुलिस के पास भी उसके फिंगरप्रिंट्स हैं। यूपी की पुलिस के पास तो उसके सबसे प्रमाणित फिंगरप्रिंट्स हैं, क्योंकि वो ना सिर्फ वहाँ गिरफ्तार हुआ है, बल्कि उसने इलाहाबाद जेल में सज़ा भी काटी थी। हम इन सब राज्यों की पुलिस को, ख़ास तौर से इलाहाबाद सेंट्रल जेल के सुपरिटेंडेंट को फैक्स भेजते हैं कि वो हमें अपने पास उपलब्ध सोहल के फिंगरप्रिंट्स की प्रतिलिपि भेजे। फिर देखेंगे कि फिंगरप्रिंट्स के मामले में क्या होता है और क्या नहीं हो सकता। वो काम तो होते होते रहेगा, लेकिन एक काम तो तुम अभी भी कर सकते हो। हेडक्वार्टर पहुंचो और पंजाब पुलिस से हासिल हुए सोहल के फिंगरप्रिंट्स का रिकॉर्ड में उपलब्ध फिंगरप्रिंट से मिलान करके देखो। अगर वो प्रिंट्स मिलते पाए गए तो समझना कि इस सारी ड्रिल से कुछ हाथ नहीं आने वाला। तो समझना कि मायाराम की हाल दुहाई में कोई दम नहीं कि कौल ही सोहल था। लेकिन अगर वो नाम मिलते पाए गए तो हमारी जानकारी में आई ये एक बड़ी बात होगी। बाकी स्टेट से आए फिंगरप्रिंट्स भी अगर हमारे रिकॉर्ड के प्रिंट से ना मिलते पाए गए, लेकिन आपस में मिलते पाए गए, तो वो अपने आप में सबूत होगा कि हमारे रिकॉर्ड में उपलब्ध सोहल के फिंगरप्रिंट से छेड़खानी की गई थी। वो सोहल के जेन्युइन फिंगरप्रिंट्स नहीं थे। एक बार ये सिद्ध हो जाने पर यह बात अपने आप ही साफ हो जाएगी, क्योंकि कौल अगर सोहल था तो उसके मेरे सामने लिए फिंगरप्रिंट्स हमारे रिकॉर्ड के फिंगरप्रिंट से नहीं मिलते पाए गए थे। जनकराज, बहुत उम्दा बात सोची तुमने। अब मेरी रद्दी की टोकरी वाले फिंगरप्रिंट्स ना मिलने पर भी हमारे पास जरिया है कि ये साबित करने का कि कौल ही सोहल था। तुम यहाँ से कोई और सवारी करके हेडक्वार्टर पहुँचो, मैं थाने जाकर सब जगह फैक्स लगवाता हूँ। यस सर, जनकराज जोश से बोला। मैं होटल सीव्यू जाना चाहता हूँ, विमल बोला। क्या फ़ायदा बाप, इरफान ने कहा। वो तो ऐसे बंद है कि वो होटल उसके मालिकान के कब्ज़े में आज आया है, लेकिन बगिया की बादशाहत उसके हेडक्वार्टर वो शुरू से रहा है।
होटल में दाखिले के लिए बेसमेंट में जो सुरंग वाला रास्ता है उसकी हो सकता है कि नए मालिकान को खबर ना हो। हाल में चुपचाप गजरे के सर पर जा खड़े होने के लिए भी हमने वही रास्ता इस्तेमाल किया था। क्या पता वो रास्ता अब खुफिया ना रहा हो, नए मालिकान को उसकी खबर हो। ऐसा होगा तो होटल की मेन एंट्रेंस की तरह वो भी सील हो चुका होगा। ऐसा हुआ तो भीतर दाखिले की हमें कोई और तरकीब सोचेंगे, वरना उसी रास्ते को इस्तेमाल करेंगे। बाप, तू होटल में दाखिल होना क्यों मांगता है? वजह मैं बाद में बताऊंगा। पहले मालूम करो कि सुरंग वाले रास्ते का राज खुल चुका है या वो अभी भी महफूज है। ठीक। आखिरी का क्या हाल है? चौका हाल है। क्यों पूछा? मुंबई में ही है। हाँ, और किधर जाएगा? मेल मुलाकात भी है। अगर खुफिया सुरंग वाले रास्ते से दाखिला मुमकिन हुआ तो पिछली बार की तरह उधर के ताले वाले खोलने के लिए हमें आंकड़े की जरूरत पड़ेगी। मैं समझ गया बाप, मैं जूझ आता हूँ। वहाँ अगर माहौल तेरे मतलब का हुआ तो मैं आंकड़े को साथ लेकर ही लौटूंगा। बढ़िया। इरफान वहाँ से विदा हो गया। मैं साथ जाऊंगी, नीलम बोली। कहाँ कहाँ साथ जाएगी? जहाँ भी तुम चाहोगे। पागल हुई है क्या? इसमें पागल होने वाली क्या बात है? और मैं तुम्हारे साथ आई किस लिए हूँ? नीलम, हर जगह तेरा साथ मेरे लिए प्रॉब्लम बन सकता है। वो क्यों नहीं बन सकता, जिससे 1 और 1 11 होते हैं? लेकिन मैं कुछ नहीं जानती, मुझे साथ लेकर जाना होगा। लेकिन तू औरत। सरदार जी, तब भी मैं औरत थी जब तुम मुझे क्लब 29 लूटने के लिए साथ लेकर गए थे। तब तो तू छोकरा बनी हुई थी। औरत का साथ गवारा नहीं तो वैसे छोकरा फिर बन जाती हूँ। उसके लिए बहुत तैयारी करनी होगी। करो। फिर भी किसी ने अगर तुझे पहचान लिया तो वही जो किसी ने तुम्हें पहचान लिया तो? अजीब मुसीबत है। मैं नहीं टलने वाली, वो तो दिख रहा है मुझे। वेरी गुड। आई बड़ी वेरी गुड की सगी। अब खामोश बैठ और मुझे सोचने दे। नीलम खामोश हो गई। अब इस्सा भाई वेगवाला को तलाश करना होगा। वो कौन है? वो इधर का टॉप का विग मास्टर है, हॉलीवुड से ट्रेनिंग लेकर आया है। तेरा हुलिया मर्दाना बनाने के लिए उसकी मदद लेनी होगी। विग सामने आएगा, तब तक तू चुपचाप करके बैठ। उसकी तलाश में मुझे 1-2 जगह फ़ोन करना होगा। फिर विमल टेलीफोन से उलझ गया। रात के 8 बजे, जबकि खूब अंधेरा छा चुका था, विक्टर की टैक्सी पर सवार विमल, इरफान और आकरे के साथ जू पहुंचा। आकरे एक उस्ताद ताला तोड़ था जो कि विमल के साथ पहले भी काम कर चुका था। शाम को ही इरफान इस गुड न्यूज़ के साथ लौटा था कि होटल में दाखिले का सुरंग वाला रास्ता उसे पहले जैसा ही मिला था, यानी कि कंपनी के नए मालिकान को फ़िलहाल उसकी खबर नहीं थी। होटल सी व्यू के करीब एक किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी की गोदाम जैसी एक इमारत थी जो अमूमन बंद रहती थी। उसके भीतर से एक सुरंग थी जो कि होटल के भीतर ऐसी जाकर फूटती थी। जब होटल आबाद था तब भी सुरंग के रास्ते वहां पहुंचने वाले का होटल के सिक्योरिटी स्टाफ से आमना सामना नहीं होता था और वो साइड की लिफ्ट्स के जरिए सीधा होटल के उन 4 मंजिलों में से किसी पर भी पहुंच सकता था जो कि होटल में कंपनी के हेडक्वार्टर का काम करती थी और जिन तक लॉबी की मेन लिफ्ट्स द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता था। गजरे के इंतकाल के वक्त से वो सब इस सुरंग वाले रास्ते से खूब वाकिफ़ हो चुके थे। विक्टर ने टैक्सी गोदाम नुमा इमारत के सामने ले जाकर रोकी जो कि तब अंधेरे में डूबी हुई थी। इमारत का लाल शटर नीचे गिरा हुआ था और मजबूती से बंद था। उस शटर के पहलू में एक और बंद दरवाज़ा था जो कि गोदाम के ऑफिस नुमा कमरे का था। उस दरवाजे का ताला आकरे ने चुटकियों में खोल दिया क्योंकि वो उसका जाना पहचाना था और वो उसे हाल ही में विमल के ही निर्देश पर पहले भी खोल चुका था। विट्ठल को टैक्सी में छोड़कर तीनों ने उस दरवाजे के भीतर कदम डाला। पीछे विट्ठल का काम था कि कोई खतरा जानकर टैक्सी का हॉर्न बजाकर उन्हें खबरदार करना। रात के सन्नाटे में विमल को यकीन था कि टैक्सी के हॉर्न की आवाज़ होटल की इमारत में कहीं भी सुनी जा सकती थी और नहीं तो 5 मंजिल तक तो सुनी ही जा सकती थी, जिसके ऊपर उन लोगों को नहीं जाना था। इस्सा भाई विकवाला से विमल का संपर्क हो गया था और मरहूम शमशेर भट्टी का हवाला देने पर वो उसे पहचान भी गया था। उसे कल सुबह तक विमल की ज़रूरत का सामान बना कर देने का उससे वादा किया था।
नीलम को विमल ये समझाकर पीछे छोड़कर आया था कि जब तक इस्सा भाई विक वाला उसके मेकअप का सामान नहीं बना देता था तब तक नीलम का उसके साथ किसी अभियान पर निकलना ठीक नहीं था। बड़ी मुश्किल से नीलम ने कम से कम उस बार पीछे रुकना कबूल किया था। गोदाम का विशाल हॉल पार करने के वो सुरंग के दहाने पर पहुंचे और फिर टॉर्च की रोशनी उसके फर्श पर डालते हुए उससे आगे बढ़े। आगे जहां सुरंग खत्म होती थी वहां एक दरवाज़ा था जो कि बंद था, जिसका बेल्ट इन लॉक भी आकरे ने बड़ी आसानी से खोल लिया था। उस दरवाजे को पार करते ही वो होटल में थे। दबे पांव वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। इरफान ने बोला, बाप अब तो बोल, हम यहाँ क्यों आए हैं? हमें यहाँ कुछ कागजात तलाश करने हैं। विमल ने वैसे ही दबे स्वर में बोला। कैसे कागजात? मसलन कोई ऐसी दस्तावेज जिस पर कि गजरे के साइन हों। वो मेंढक सा टरटराने वाला सूरत से ही अनपढ़ दिखने वाला आदमी दस्तखत करता होगा? आजकल इतना अनपढ़ कोई नहीं होता जो साइन भी ना कर सके। खैर, और हमने एक शेयर सर्टिफिकेट तलाश करना है। कैसा शेयर सर्टिफिकेट? सुनो, तुमने खुद मुझे बताया था कि होटल सी व्यू बखिया या कंपनी की मिल्कियत नहीं था। इसके मालिक ओरिएंटल होटल्स एंड रिजॉर्ट्स नाम की एक लिमिटेड कंपनी है, जिसमें लोहिया ने मुझे बताया है कि कंपनी के तकरीबन 20% शेयर हैं। वो शेयर कंपनी की मिल्कियत सुवेगा इंटरनेशनल के नाम है और बतौर मैनेजिंग पार्टनर पहले बखिया के पास थे। बखिया मर गया था तो वो इकबाल सिंह के पास ट्रांसफ़र हो गए थे। फिर इकबाल सिंह भी मर गया था तो वो गजरे के पास ट्रांसफ़र हो गए थे। अब तो गजरे भी मर गया, अब वो किसके पास ट्रांसफ़र हुए होंगे? पहले हमने वो शेयर सर्टिफिकेट तलाश करना है, तभी मालूम होगा कि उसकी क्या पोजीशन है। वो सर्टिफिकेट यहाँ होगा? उम्मीद तो है। कैसे उम्मीद है? भाई, मुझे जाती तौर से मालूम है कि अपनी ज़िंदगी में बखिया होटल में ही इसकी 4थी मंजिल के स्वीट में रहता था। इकबाल सिंह के पास खाड़ में बंगला था, लेकिन उसका तकरीबन वक्त होटल में ही गुजरता था। वो खाड़ तभी जाता था जब उसने अपनी खूबसूरत पारसी बीवी लवलीन की याद सताती थी। यही हाल गजरे का था। उसकी मालाबार हिल पर एन लोहिया की कोठी की बगल में कोठी थी, लेकिन वो भी होटल में ही डेरा जमाए रहना पसंद करता था, जहाँ की अपनी सेक्रेटरी दिव्या के साथ उसकी बदकारियाँ निर्विरोध चलती सकती थी। कंपनी के उन तीनों बड़े महंतों के लाइफस्टाइल से मुझे यही अंदाज़ा होता है कि शेयर सर्टिफिकेट या उसकी किस्म के और ज़रूरी कागजात यही होंगे। और अगर ना हुए तो भाई समझेंगे कि मेहनत ज़ाया गई। बंद होटल में घुसने का खतरा नाहक मोल लिया। हर कोई हर बार तो कामयाब नहीं हो सकता ना वीर मेरे। 4थी मंजिल आ गई। 4थी मंजिल पर सबसे पहले टॉर्च के सीमित प्रकाश में विमल ने गजरे के ऑफिस नुमा कमरे में कदम रखा, जहां अपनी एग्जीक्यूटिव चेयर पर बैठे बैठे उसने विमल के सामने अपनी कनपट्टी से पिस्तौल सटाकर खुद अपना भेजा उड़ा दिया था, जहां विमल को नाकामी का मुंह देखना पड़ा था। जिन 2 चीज़ों की विमल को तलाश थी उनमें से एक गजरे का पासपोर्ट जिस पर उसके साइन थे, उसकी टेबल के एक दराज में से मिली, और दूसरी शेयर सर्टिफिकेट ऑफिस सेफ से बरामद हुई, जिसका ताला भी आकरे ने जैसे तैसे कदरन ज़्यादा वक्त लगाकर खोल ही दिया था। धन करतार, विमल के मुंह से निकला। अब इरफान ने पूछा, अब हर खोला गया ताला बंद करते हुए हम वापस कहाँ? नागपाड़ा, जहाँ की फौजरी का उस्ताद दरबारी लाल पाया जाता है।